हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है एटी सर केमिस्ट्री की पाठशाला में। तो आज हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर थर्ड विद्युत रसायन का रिवीजन लेके आए हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। आप लोग चाहें तो ये प्रश्न लिख भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल को परिभाषित कीजिए। तो आपको बड़ा पता है कि इस चैप्टर में दो तरह के सेल हम पढ़ते हैं। एक तो सेल होता है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो सेल कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। अब गैल्वेनिक जी ने इसकी रिसर्च की थी, तो इसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। इसका दूसरा क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी सेल। इस सेल में विद्युत ऊर्जा का उपयोग, विद्युत ऊर्जा देते हैं इसमें का उपयोग अस्वतः, वहाँ स्वतः था यहाँ अस्वतः है, ध्यान रखना। अस्वतः नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स अपक्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में किया जाता है। ये हो गया। सेल आपको पता होगा, सेल में आधा भाग होता है एनोड का, आधा भाग होता है कैथोड का। तो जो एनोड का भाग होता है और कैथोड का भाग होता है वो अर्ध सेल कहलाता है। अर्ध सेल प्लस अर्ध सेल मिलके क्या बन जाता है? संपूर्ण सेल। तो आपको पता हो कि अर्ध सेल एनोड वाला भाग होता है, अर्ध सेल कैथोड वाला भाग होता है। तो दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो वो युग्म कहलाता है, रेडॉक्स युग्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मैंने बनाया, रेडॉक्स युग्म क्या होते हैं? तो कोई भी गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बनी होती है, जिसे रेडॉक्स युग्म कहते हैं। अब हम बात करें, किसी एक सामान्य गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन करना है तो कैसे कर सकते हैं? आपको पता है। इसमें देखिए बड़ा ध्यान से, जिंक, ये जिंक रहा, जिंक एस का मतलब सॉलिड, जिंक आयन Zn2+ एक्वा सॉल्यूशन में डिप्ट कर दिया, एक्वा सॉल्यूशन में डिप्ट कर दिया। इधर कॉपर है, कॉपर आयन में डिप्ट कर दिया। ये जो डबल लाइन दिख रही हैं, ये जो डबल लाइन दिख रही हैं, ये लबर सेतु है, ये लबर सेतु है। और आपको पता है बायां हिस्सा हमेशा एनोड का काम करता है, दायां हिस्सा हमेशा कैथोड का कार्य करता है। तो ये एक किसी भी गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन करना हो तो आप इस तरह करते हैं, एनोड हिस्सा को इस तरफ बाईं ओर, कैथोड हिस्सा को दाईं ओर लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आता है, गैल्वेनिक सेल रेडॉक्स अपक्रिया पर आधारित क्यों होते हैं? अभी मैंने बताया था रेडॉक्स क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अपक्रिया साथ साथ घटित होती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो इसमें मैंने लिखा है, क्योंकि किसी सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण, ध्यान से देखो, एनोड पर ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया एवं कैथोड पर अपचयन अर्ध क्रिया साथ साथ होती हैं, तो ये रेडॉक्स पर आधारित होते हैं। जितने भी सेल होते हैं सब रेडॉक्स पे। छठवां क्वेश्चन देखिए, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन सदैव एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं। और आपको पता है, फिजिक्स में पढ़ा है आपने, ओम का नियम पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं तो विद्युत धारा सदैव कैथोड से एनोड की ओर जाती है। इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, पता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि गैल्वेनिक सेल के विद्युत विभव में कैथोड और एनोड में अंतर है, कैथोड और एनोड में अंतर है। ठीक है बेटा, कैथोड और एनोड में अंतर है। तो कैथोड का विभव उच्च होता है, एनोड का विभव निम्न होता है।
तो अगर हम कैथोड के विभव से एनोड के विभव को घटा दें, दोनों का अंतर निकाल दें, विभवांतर निकल आएगा, तो उसे हम बोलेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। उसे बड़ा क्या बोलेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल। इस पेज में देखिए, किसी सेल में कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों, और इन इलेक्ट्रोड विभव को हम अपचयन विभव भी कहते हैं, का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कहलाता है। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है हमने, किसी सेल का EMF सदैव धनात्मक होता है। किसी सेल का EMF सदैव धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखो। अब बेटा यहाँ पर समस्या आती है कि सर हम इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं, कैसे नापेंगे? तो आपने एक पढ़ा होगा SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे बेटा मुझे जिंक का निकालना है, तो मैंने जिंक को लिया, जिंक सल्फेट में डुबो दिया, SHE के साथ जोड़ दिया। ये लिखा SHE के साथ जोड़कर एक संपूर्ण सेल बना लेते हैं और निम्न सूत्र की सहायता से E0 ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर इतना ध्यान रखना है, अगर जिंक के साथ लेना है तो जिंक को एनोड पर रखना है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम संक्षेप में SHE कहते हैं, उसे रखना है कैथोड पर। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि SHE का जो विभव होता है, जो उसका E0 होता है, वो 0.00 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में दिया है SHE के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? तो परम 0 वोल्ट प्लस माइनस, ये लिखा है प्लस माइनस 0.00 वोल्ट। आ रहा है बेटा समझ में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब एक इलेक्ट्रोड का विभव अगर 0 वोल्ट है, तो उसके बीच में जो विभव मापी लगा है वो क्या बताता है? E0 सेल EMF बताता है। EMF बताता है, तो हम E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से हम उसका विभव याद कर लेते हैं। जैसे बड़ा पूरा पोटेंशियोमीटर में E0 सेल नज़र आ जाएगा। E0 राइट आपको पता है कि SHE है, तो हम E0 लेफ्ट निकाल लेंगे। सर ये राइट लेफ्ट क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, कैथोड हमेशा राइट साइड, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड, दायां और बायां कह लो। ठीक है। अब यह कहो सर यहाँ मानक शब्द क्या आया? तो आपको पता हो, एक सामान्य विलयन होता है, एक मानक विलयन होता है। तो मानक विलयन का मतलब होता है 1 मोलर सांद्रण, पढ़ो, एवं 298 के ताप। अगर कोई एक हमने विलयन लिया, उसमें अगर 1 मोलर सांद्रण कर दिया और ताप उसका कितना कर दिया बेटा? 298 केल्विन कर दिया। ठीक है, समझ में आता है? तो उसे बेटा हम बोलते हैं ये मानक विलयन। और जितने भी बेटा यहाँ विभव नापे हैं इस चैप्टर में, सब मानक विभव हैं, जिन्हें हम मानक अपचयन विभव भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। ये बेटा उन्हीं के लिए है, रिवीजन है, जिनका पहले से पढ़ा हुआ है, नया नहीं है। नए के लिए हमारे और वीडियो देखने पड़ेंगे आपको, वो अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। तो 11वें क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसका होता है? बहुत अच्छा बेटा। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी बेटा क्या होती है? इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव कह लो या मानक अपचयन विभव कह लो, मानक इलेक्ट्रोड विभव कह लो या मानक अपचयन विभव कह लो, जो भी कहना वो कह दो। तो इसमें सबसे ऊपर क्या होती है? फ्लोरीन, आपने देखा होगा। तो उसका अपचयन विभव सबसे उच्चतम हो गया, जो कुछ 2.87 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, आपने देखा होगी सारणी। वो मान याद नहीं करने, लेकिन ये ध्यान रखना है कि फ्लोरीन का, इसमें लिखा बेटा मैंने, फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव उच्चतम होता है। ये देखो ध्यान से, उच्चतम होता है। और इसी कारण फ्लोरीन गैस, मतलब F2 की बात हो रही है बेटा, F2 प्रबल ऑक्सीकारक है। अब ऑक्सीकारक है तो इसके फ्लोरीन गैस से क्या बनेगा? फ्लोराइड आयन, जिसे हम एफरेड बोलते हैं। ये लिखा देखो, एफरेड बोलते हैं। एफरेड सबसे दुर्बल अपचायक है, मतलब फ्लोरीन गैस प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल का विलोम क्या हुआ? दुर्बल। ऑक्सीकारक का क्या हुआ? अपचायक। तो ये आप ध्यान रखना। इसी प्रकार से ये तो बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी की सबसे टॉप की बात हो गई, सबसे ऊपर की बात हो गई। अब हम चर्चा करते हैं सबसे नीचे की। तो अभी आपने देखा था, इसके पहले वाली स्लाइड में आपने देखा था कि हमने सबसे अधिकतम की बात की थी, उच्चतम की बात की थी। इसमें देखो बात कर रहे हैं न्यूनतम इलेक्ट्रोड विभव।
देखो ध्यान से, किसका होता है? लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉन विभव सबसे न्यूनतम होता है, लिथियम का। इसी कारण जो लिथियम आयन है, आपको पता है Li पर 1+ होता है, ये लिखा है Li पर 1+ होता है, दुर्बल ऑक्सीकारक है। जबकि लिथियम धातु जलीय विलयन में, लिथियम धातु, धातु का मतलब उसके परमाणु अवस्था, सबसे प्रबल अपचायक है। तो बड़ा ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में दुर्बल ऑक्सीकारक, सबसे दुर्बलतम, यहाँ प्रबल का मतलब सबसे प्रबल से है, सबसे प्रबल अपचायक, आपको ये पता करना है। उधर ऊपर मैंने फ्लोराइड और फ्लोरीन बताया, एक बार लिख के देख लेंगे, याद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या कारण है कि कॉपर HCl अम्ल में नहीं घुलता? बेटा ये पुराने क्लास में भी आपने पढ़ा, पिछले क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में आपने, ध्यान दो। ये बेटा कॉपर है, आपने विस्थापन अपक्रियाएं पढ़ी होंगी, राइट। उसमें साफ साफ होता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कॉपर आयनों को अपचेत कर देती है, या ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। तो फिर उल्टा होगा क्या? यस, जो कॉपर आयन है इन्हें अपचेत कर देती है हाइड्रोजन गैस। तो कैसे घुलेगी? नहीं घुलेगी। तो कॉपर HCl अम्ल में घुल नहीं पाता है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना। आगे चलते हैं। एक बड़ा टॉपिक है नरनस्ट समीकरण, पढ़ा होगा नरनस्ट समीकरण, मैंने थोड़ा सा लिखा है शॉर्ट में। निम्नलिखित गैल्वेनी सेल के लिए नरनस्ट समीकरण लिखिए, वो आपको परीक्षा में देंगे, तो ध्यान रखेंगे। इन्होंने दिया, ये एनोड हिस्सा है, ये कैथोड हिस्सा है, इसमें Ni इलेक्ट्रोड है, Ni2+ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब एक धातु की छड़ है निकल की, जो उसी के विद्युत अपघट्ट विलयन में डूबी है। ये Ag+ है, सिल्वर आयन, जिसमें सिल्वर का इलेक्ट्रोड डूबा है। आपको पता है कि ये राइट साइड होगी, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड होगी। तो राइट साइड कैथोड का काम करेगी और इधर एनोड का। कौन कैथोड कौन एनोड? सर समझ में नहीं आया, फिर से बता दो, मुझे लग रहा है ऐसा। तो निकेल है, ये एनोड हिस्सा है, Ag है, ये कैथोड हिस्सा है। इसके लिए लिखते हैं, पूरे सेल के लिए लिखना है, गैल्वेनी सेल के लिए। तो E सेल बराबर E0 सेल माइनस RT/2F। सर यार 2 कहाँ से आया? हमने तो N पढ़ा है। तो N का मतलब क्या होता है बेटा? अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर 2 है तो हमने 2F लिख दिया। Ln Ni2+ मतलब एनोड की सांद्रता को ऊपर रखना है, तो Ni2+ बड़ा ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपको पता है सांद्रता को या सक्रियता को शो करता है, अपॉन में Ag1+, जिसके ऊपर हमने 2 लगा दिया। सर 2 क्यों लगाया? क्योंकि बड़ा आपको पता, रेडॉक्स अपक्रिया जो आधारित होती है, वो जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उतने ही ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ डोनेटिंग गेनिंग इलेक्ट्रॉन सेम रखना है। ध्यान रखना, अगर 298 केल्विन ताप की बात करें तो यहाँ R का मान रख जाता है, T का मान रख जाता है, ये सब मान रखने पर एक फाइनल वैल्यू निकलती है 0.059, और log 10 में आ जाता है। Ln यहाँ नेचुरल लॉग है, log 10 यहाँ log 10 का बेस है। तो याद रखेंगे 298 केल्विन ताप पर नरनस्ट समीकरण E0 सेल बराबर 0.059/2 log 10 Ni2+ अपॉन Ag1+। अब Ag पर 1+ है, तो अब इस पर होल ट्वाइस लगाएंगे। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, जो भी गुणांक होता है, उसे हम घात के रूप में लगा देते हैं, ध्यान रखना। आगे आते हैं साम्य स्थिरांक। अब आपको बड़ा साम्य स्थिरांक पता है, अगर हम इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल मान लें, सपोज करना इसी में Ni2+ Ag1+, Ni2+ किसका है? एनोड की सांद्रता, Ag1+ किसकी है? कैथोड की सांद्रता। अगर दोनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा तो इनका विभव बेटा, सेल का विभव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी सेल का विभव 0 होने पर एनोड व कैथोड विलयनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, तब इन दोनों का अनुपात Kc, राइट, किसके बेटा? Kc के इक्वल होता है। इसे ही हम बोलते हैं साम्य स्थिरांक, आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं Zn2+ अपॉन Cu2+, ये पढ़ा था आपने। तो Zn क्या है? एनोड के विलयन की सांद्रता, Cu क्या है? कैथोड के विलयन की सांद्रता।
ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, ये के सी के इक्वल आ जाएगा, के सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में सेट रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने हटा दिया। आगे चलते हैं, सामने से समझ में आ गया। मैं अगली और अंतिम स्लाइड लेता हूँ। यस, चौथी और अंतिम स्लाइड इतनी है। इसके बाद अगला वीडियो मेरा बहुत जल्दी आएगा, जिससे आपके इकाई 3 का पूरा अध्ययन हो पाए। एक वीडियो में इतना ही हो पाता है, होने को और भी हो जाता है, लेकिन फिर आप लोग मन से देखते नहीं हो, इसलिए पूरा वीडियो देखा करें। 16वां क्वेश्चन देखिए, नर्नर समीकरण से मानक गिब्स ऊर्जा। अब सर ये गिब्स ऊर्जा क्या है? गिब्स ऊर्जा को जी से प्रदर्शित करते हैं। गिब्स एनर्जी, मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी, पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में। ठीक है, गिब्स एनर्जी, तो गिब्स को जी से करते हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए क्या लगाएंगे? डेल्टा। सर मानक लगाए तो मानक के लिए नॉट, तो डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट आपको निकालना है। बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट। तो डेल्टा जी नॉट कैसे निकालते हैं, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। सर एन क्या है? एन यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट, जिसका मान 96,487 कूलाम मोल इनवर्स होता है। आप और हम इसे 96,500 भी लिख सकते हैं। ई नॉट सेल क्या है? सर ई नॉट सेल कहाँ से आएगा? अरे निकाल लेंगे भैया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो इससे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सेकेंड। 17वां क्वेश्चन देखिए, मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्य स्थिरांक में, साम्य स्थिरांक तो अभी के सी था, मैंने यहाँ के लिखा है, तो दिमाग में सेट रखेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब बेटा मैं इस माइनस आर टी एल एन के को अगर लॉग 10 में बदलूंगा तो देखिए ध्यान से, 2.3033 है, ये पढ़ लेना, 303 आर टी लॉग 10 लॉग के हो जाएगा। ठीक है सर, कैसे? आपको पता हो एल एन, बेटा एल एन, अगर हम एल एन को लॉग 10 में बदलते हैं तो पता है गुणा काय करते हैं? 2.303 का, लेकिन सीधा सीधा संबंध आए तो आपको यही लिखना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन की। ठीक है, 18वें क्वेश्चन पे आ गए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई। बेटा इसमें इकाई बहुत आती है, ध्यान रखना, एमपी बोर्ड में इकाई बहुत आती है। तो विद्युत प्रतिरोध, इसके बाद दूसरा है प्रतिरोधकता, एक है चालकत्व और एक है विशेष चालकत्व या चालकता। अब थोड़ा सुनो, अगर मैं कहूँ प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, विशेष प्रतिरोध को रो से करते हैं, चालकत्व को सी से या जी से करते हैं और चालकता को के से करते हैं, ये पता है आपको या नहीं? तो आर और रो, सी और के, चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आर क्या हो गया? प्रतिरोध, रो क्या हो गया? प्रतिरोधकता, सी क्या हो गया? जी, सी या जी एक ही बात है, चालकत्व, चालकत्व, और के हो गया चालकता, जिसे हम विशेष चालकत्व भी कह सकते हैं। परिभाषा इसकी आपको पता होगी, ओम के नियम में सब आती है। तो यहाँ पर इकाई पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन बनाया विद्युत प्रतिरोध आर की इकाई क्या होती है? तो विद्युत प्रतिरोध आर की इकाई होती है ओम। भैया ओम ने बताया था तो ओम ही इकाई देगा। ठीक है, आता है समझ में? तो विद्युत प्रतिरोध इकाई बेटा क्या होती है? ओम। ये देखो ओम लिखी हुई है, ये होती है ओम। ओम का साइन बना है, इस तरह बना सकते हैं, सॉरी ये ओम बन गया। अतः वो ओम नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, वो नहीं, ये ओम। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ओम। तो हाँ बता दिया। तो इसे व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से मापा जाता है। कोई पूछे प्रतिरोध को किससे नापते हैं, तो ये फिजिक्स का एक टॉपिक है, व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से नाप सकते हैं। आगे चलते हैं, अभी प्रतिरोध बताया था, आर की इकाई हो गई ओम, आर की इकाई क्या हो गई? ओम। तो बड़ा फिर रो की क्या हो जाएगी? रो की क्या हो जाए? कुछ नहीं, ओम में मीटर जोड़ दो या ओम में सेंटीमीटर जोड़ दो, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ये रो की इकाई हो गई। ये इकाई बड़ा किसकी हो गई? रो की इकाई हो गई। अब ये दो दो याद रखो तो याद आएगा। अब आप सुनो बड़ा, आर प्रतिरोध है,
ये चालकत्व है। प्रतिरोध और चालकत्व में अंतर पता है, सॉरी संबंध पता है। C इज इक्वल टू 1/R। याद करो बेटा, C इज इक्वल टू 1/R। चालकता प्रतिरोध के विलोम के बराबर होती है। चालकता प्रतिरोध के विलोम के बराबर होती है। तो प्रतिरोधकता भी चालकता के विलोम के बराबर होती है। सर समझ में नहीं आया? जैसे C इज इक्वल टू 1/R है, ऐसे ही C इज इक्वल टू 1/R है तो K कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा। 1/ρ बड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? C इज इक्वल टू 1/R। सर इससे क्या फ़ायदा? इससे आप इकाई निकाल सकते हैं आराम से, संबंध भी हो गया। तो इकाई क्या हो जाएगी? चालकत्व की। चालकत्व का मतलब क्या होता है? G या C। तो इकाई होती है इसकी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसे बड़ा बोलते हैं हम साइमंस S। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं एक संबंध बताइए, 1S की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 ओम इनवर्स के इक्वल होगी। 1 ओम इनवर्स के इक्वल होगी। इसे हम महो भी कह सकते हैं, MHO। MHO आता है समझ में? और लास्ट बचता है विशिष्ट चालकत्व या चालकता की इकाई लिखिए। अब इसकी इकाई क्या होगी? अगर हम कह दें 1/ओम सेंटीमीटर कर दें, अगर हम 1/ओम सेंटी, सर क्यों कर दें? क्योंकि अभी मैंने बोला था विलोम के बराबर होती है। तो 1/ओम सेंटीमीटर, 1/ओम सेंटीमीटर को 1/ओम सेंटीमीटर को अगर सॉल्व करेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। ये जो मैं लिखी है, अब आपको पता है कि ओम इनवर्स किसके इक्वल होता है? साइमन के इक्वल होता है। तो ओम इनवर्स की जगह हम साइमन लिख सकते हैं। CM इनवर्स ही होगा। आता है समझ में? तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप इसे रिवीजन कर लेना। हमने यहाँ नोट्स बनाए हुए हैं, आप इसका यहाँ अध्ययन कर सकते हैं बारीकी से। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे वीडियो पता लगते रहें। आपको मार्च तक बराबर वीडियो मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ का रिवीजन होता रहेगा। बच्चों को आदत पड़ जाती है मोबाइल से ही पढ़ेंगे, तो आप मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मन लगा के पढ़ें, रिज़ल्ट आपका अच्छा रहेगा। जो भी मन लगा के पढ़ते हैं उनका रिज़ल्ट अच्छा रहता है। ठीक है? और आपको कोई समस्या नहीं होगी। नोट्स यहाँ पर हैं, ये आप प्रश्न लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके NCERT बुक से ही हमने इसकी ये नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनवाए हैं। ठीक है सर, इसका दूसरा पार्ट मिलेगा। सभी चैप्टर्स के लगभग आपको इस तरह का रिवीजन मिलेगा। ठीक, जय मां शारदे की। कल मां शारदे का जन्म दिवस है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आपका ये पेपर इस साल का बहुत अच्छा हो।